this class. So today we are going to discuss the MCQs of chapter number 11, second year physics. So these are the MCQs of chapter number 11 और भी है इसके पास 20 years. So the first MCQ is the pressure exerted by the gas of molecule on the wall of vessel increases if the collision between the molecule of the gas and wall increases. So इसका आंसर ये होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर का ताल्लुक इससे पड़ता है यहाँ पर, टेम्परेचर से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस से प्रेशर पर इफेक्ट आता है. The net change in the entropy of the system in natural process is positive, और एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज होती है तो नेट चेंज का पॉजिटिव आएगा. एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Entropy is delta S is equal to delta Q upon T. टेम्परेचर इन केल्विन. तो अगर ये हमारे पास जो है वो एंट्रोपी का चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि नेचुरल प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होते हैं ग्रेटर देन 0 आता है. इरिवर्सिबल प्रोसेस और वो प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल होते हैं उसमें डेल्टा चेंज 0 आता है, एंट्रोपी चेंज नहीं. तो नेचुरल मैकेनिज्म हमारे पास ज़्यादा रिवर्सिबल होते हैं. जैसे कोई चीज़ अगर ब्रेक हो जाए तो जुड़ नहीं सकती, कहीं मार्कर को भी हम ब्रेक कर देते हैं तो बाहर जुड़ नहीं सकता, उस हालत में नहीं आ पाएगा. एक बोन अगर किसी की टूट जाए इंसान की तो उसमें अगर ठीक है जुड़ भी जाती है तो वो बात नहीं आ पाती. तो ज़्यादातर मैकेनिज्म हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं. एंट्रोपी का चेंज हमेशा जो है वो बढ़ता ही है, पॉजिटिव आता है. उसका आंसर नहीं इसमें एंट्रोपी चेंज में ये वाला आंसर चलेगा. Which of the following statements true? Heat converted into work or converted into heat. So both heat and work are interconverted. This answer is this. Kinetic energy of a molecule for kinetic is absolute zero. Absolute zero पर हमारे पास जो है kinetic energy क्या रहेगी? Zero जाएगी. यानी कि -273 पे हम कहते हैं कि वाइब्रेशन सीज हो जाती है. So absolute zero means zero Kelvin, और ये हमारे पास ग्राफ में कहाँ पर आता है? 0 केल्विन आता है -273. तो इस टेम्परेचर पर इसको हम 0 केल्विन कहते हैं. तो इस टेम्परेचर पे ऐसा माना जाता है बेटा कि मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है कि वॉल्यूम और ये टेम्परेचर का ग्राफ होता है. बॉयल्स लॉ से देखें, चार्ल्स लॉ से निकलता है. तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वॉल्यूम सीज रहेगा यानी कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टॉप सीज्ड. वाइब्रेशन हो जाएगी, वेलोसिटी सीज हो जाएगी इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी? 0. इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम. आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सेम रहती है. इसको देखिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया? 0. सिमिलरली टेम्परेचर का ताल्लुक डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी से होता है. इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0.
तो इस लिहाज से अगर हम देखें इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन सेम, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू for real gas? So real gas can be act as an ideal gas at low pressure and high temperature. अगर किसी रियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करती नहीं है, हम हाइड्रोजन गैस को ही आइडियल गैस मानते हैं, तो कोई भी रियल गैस एक्ट कर सकती है एज एन आइडियल गैस अगर उसका प्रेशर लो रखा जाए एंड टेम्परेचर इज हाई। Product of choose the correct answer. The product of pressure and volume is constant, temperature is ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ है, स्टेटमेंट एस यूनिट ऑफ हीट इज जूल, 0 ऑन सेल्सियस इक्वल टू 273 ऑन केल्विन। सेल्सियस का 0 273 केल्विन के बराबर आता है। तो अगर हम टेम्परेचर स्केल देखें, सेल्सियस 0 और 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या आता है ये, इसको हम आइस पॉइंट भी कहते हैं, ये आता है 273, और ये आता है, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, ये आता है 373। तो ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस किससे कंसाइड करेगा, 273 केल्विन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 273 पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, 100 के बराबर। इसी को हम फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, तो फ़ारेनहाइट का आंसर हमारे पास और डिफरेंट आएगा। The internal energy depends on the temperature. इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड करती है, फिजिकल गैस का। एंट्रोपी ऑफ एन यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगी। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ऑलवेज इंक्रीजेस। During the process in which no external work is performed, कोई भी एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म ना हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इसमें हाँ वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी 0 हो जाता है। डेल्टा वी 0 होने की वजह से जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज आल्सो इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये 0 आ गया। तो हीट एनर्जी सारी सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट। The temperature of Fahrenheit scale corresponding to absolute zero is -460 के बराबर होता है। 459 तक के आ रहा है, 50 मान लेते हैं। Pressure exerted by column mercury is 106 centimeter high पर। तो atmosphere the universal gas constant per molecule is called Boltzmann constant। R/Na इसके बराबर होता है
N is a Avogadro number. The quantity of heat required per degree temperature of a body is heat capacity. मास का जिक्र नहीं आया तो स्पेसिफिक हीट नहीं हो सकती. लैटेंट हीट में टेम्परेचर और फ्यूजन में भी टेम्परेचर की कंडीशन होती है. पीवी डायग्राम ऑफ अ पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस. पीवी डायग्राम इसमें पैरेलल हो प्रेशर एक्सेस की क्या कहलाता है? आइसोबैरिक प्रोसेस. इसका रेफर देख लीजिए. पीवी डायग्राम आपसे से होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर. तो आइसोबैरिक में हमारे पास जो है वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पर V1 V2 वॉल्यूम सेम रहता है. वॉल्यूम एक ही रहेगा V1. फर्स्ट पॉइंट ये आ गया. सेकंड पॉइंट ये आ गया. तो ये डायग्राम आ गया इस तरह से. तो जो लाइन आई है आपके पास इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये लाइन जो आई है जैसे इस लाइन पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर के क्या आ रही लाइन पैरेलल. ये आइसोबैरिक प्रोसेस था जिसका ग्राफ ऐसे आया. अगर ये आइसोबैरिक होता तो इसका ग्राफ ऐसे आता. वॉल्यूम प्रेशर वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो इस तरह से आती है. तो ये किससे पैरेलल है? पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस. ये पैरेलल किससे है? पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस. तो ये आपके पास आइसोबैरिक है. ये आइसोबैरिक है. ठीक है. तो ये हमारे पास में आ जाता है. In isobaric process, work done is equal to nr delta t. आइसोबैरिक में हमारे पास वर्क जो आता है वो nr delta t के बराबर भी आता है. तीन तरह से लिख सकते हैं इसको. इसका रेफर देख लेते हैं. आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा वी जो प्रेशर कांस्टेंट होता है और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है. किसी भी गैस का वॉल्यूम V1 से वो V2 पर जा रही होती है. ये डेल्टा वी आ गया आपके पास. तो वर्क किसके बराबर आ जाता है? डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V. इस पे जब हम कोई इक्वेशन फिट कर लेंगे तो P एरिया इंटू डेल्टा एक्स ही बन जाता है. इतना चेंज आया. और P डेल्टा V को अगर हम P इज इक्वल टू NRT से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा NR डेल्टा T. अगर वॉल्यूम का चेंज है टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा. ये तीन फार्मूले बन सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये मैच हो रहा है. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा अपॉन T. सो VT इज इक्वल टू कांस्टेंट. सॉरी मैंने तो बता दिया आपको. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. V इज इक्वल टू कांस्टेंट. T आ गया तो V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये करेक्ट होगा. टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल. ये हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो
वो टेम्परेचर जब टी एफ और टी सी आप उसमें कंसाइड कर जाएँ, यानी कि इन दोनों की जगह हम कोई भी टेम्परेचर एक्स रख देंगे तो उसके फॉर्मूला अप्लाई करके देखा जाता है, तो वैल्यू एक्स की कहाँ पर आती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो -40 पर इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या कर जाती है, कंसाइड कर जाती है। एक न्यूमेरिकल भी है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। The quantity of heat required to raise the temperature 1 gram of substance to 1 degree centigrade is called specific heat. यहाँ पे 1 ग्राम सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 1 किलोग्राम एट 1 केल्विन आता है, तो ये स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, क्योंकि हीट तो चेंज की जा रही, तो टेम्परेचर और मास की वहाँ पे कंडीशन है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट इंजन की, इसको याद रखिएगा। कार्नोट इंजन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2 अपॉन T1, और इन टर्म ऑफ हीट होता है 1 - Q2 अपॉन Q। तो यहाँ पे T1 आपके पास हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर या सोर्स होता है, T2 आपके पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर होता है। एक गाड़ी में हॉट रिजर्वायर हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे फ्यूल बर्न होती है, और कोल्ड रिजर्वायर हम जो है बाहर के एटमॉस्फेयर को मानते हैं, जहाँ साइलेंसर से हीट बाहर निकल रही होती है, उसको हम सिंक भी कहते हैं, वहाँ पे हीट जो है सिंक हो जाती है। तो एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, ऑलवेज याद रखिए कि T1 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और T2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको T1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन T2 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से एफिशिएंसी का ताल्लुक क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर से या सोर्स से जो है वो डायरेक्ट है, और इसको बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर को कम करेंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि अगर हम पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हम डीजल पे चलाएंगे तो हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और अगर हम टेम्परेचर गिराने की बात करें, तो अगर हम अपने कराची में गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम किसी कोल्ड एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमें आउट उसका टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतनी ही एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। टू 293 केल्विन जो है वो 0 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। डिस्कस 1 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। The pressure of a gas is double by keeping temperature constant. तो अगर आप प्रेशर ऑफ अ गैस डबल कर देंगे by keeping it वन हाफ हो जाएगा। जी, तो एमसीक्यू नंबर 27 का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है प्रेशर जो है वो प्रोवाइड कर दिया ओरिजिनल प्रेशर का, तो उससे बताना है क्या क्या है। तो कह रहे हैं टी और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, जिनका जिक्र ना हो कांस्टेंट मानते, तो हम यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला लेना सोल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे टी हो गया, एन और आर भी क्या है कांस्टेंट। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू प्रेशर बन जाएगा वी प्राइम इज इक्वल टू एन आर टी। इन चीज़ों में चेंज आ रहा है, उन पे सिर्फ हम प्राइम लगाते हैं, यानी पी कॉम्प्लीमेंट या पी प्राइम और वी प्राइम। अब प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, हमें मालूम करना है फिलहाल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी मैं वॉल्यूम पे नहीं लिख लेता हूँ कि वी बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। तो वी प्राइम कितना हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी प्राइम। वैल्यू सेट लें, एन आर टी और पी प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ प्रेशर, ये 2p आ गया। अब एन आर टी अपॉन पी, ये पूरी वैल्यू मैंने अलग कर ली और यहाँ पे आ गया 1/2। ये पूरी वैल्यू किससे मैच कर रही है, क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्रॉम 1। तो ये बन जाएगा कि वॉल्यूम बराबर आ गया वी अपॉन 2। इससे हमें पता चल गया कि वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर दिस वी कॉल अ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। चार्ल्स लॉ ये भी डिस्कस हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस में, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, आर अपॉन एन ए के बराबर होता है। During adiabatic change, the pressure in the volume of a gas is PV is equal to gamma। ये कांस्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका फॉर्मूला बीएससी में ज़्यादातर आता है। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल कैन नेवर बी इक्वल, एट एनी टेम्परेचर नहीं, फॉल्स है, -40 के बराबर हो जाते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1/3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। सही। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है आपको पता है बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। तो यहाँ कह रहे हैं अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/3 बीटा के बराबर हो जाएगा। The unit of specific heat is joule per kilogram degree centigrade. The energy is removed from system, change in entropy is called। अब एनर्जी रिमूव हो रही सिस्टम में से, तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन इज P डेल्टा V और NR डेल्टा V। ठीक है, सही लिखा। RMS velocity of a gas molecule at absolute zero is 0। अगर टेम्परेचर 0 होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, VRMS इज इक्वल टू 3kT/n। तो टेम्परेचर अगर 0 जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज दिस, सबको पता है। Heat required to produce a unit change in the temperature of a unit mass substance called specific heat। इसमें यूनिट मास की कंडीशन हो, हीट रिक्वायर्ड में, तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट होती है। द डिफरेंस ऑफ अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि
Cp माइनस Cv मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम R के बराबर होता है। इसको हम रेट कांस्टेंट। A domestic pressure cooker is based on isochloric यानी कि इसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। Absolute temperature corresponding to 212 पर 373 के बराबर होता है। 0 100 फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 और 212 और केल्विन में होता है आपके पास 273 और 373। तो ये आइस पॉइंट है और ये बॉइलिंग या स्टीम पॉइंट है। तो 212 इससे मैच कर रहा है। 1 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 1.8 की कन्वर्जन है। फॉर्मूला रख के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन द प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क डन किसमें आता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में आता है। क्यों देख लेते हैं इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली आइसो का मतलब सेम टेम्परेचर T0 तो डेल्टा T कांस्टेंट डेल्टा T0 तो डेल्टा UB क्या हो गया 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा वर्क प्लस डेल्टा U। तो ये 0 हो गया तो सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है वर्क में। तो यहाँ वर्क हमारे पास क्या आता है मैक्सिमम आता है। The change in the disorder system is called entropy. 1 cubic meter 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको याद करना बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है। इसी कन्वर्जन में दिखाया था हम देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अगर हम बात करें तो 100 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर होता है 1 मीटर। अब अगर हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दें क्यूबिंग बोथ साइड तो 100 अभी क्यूब हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1 का क्यूब होना या 1 मीटर क्यूब हो गया 10 to पावर 3 आ गई। तो आगे क्यों जाएंगे 100 को मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। इसका क्यूब आ चुका है तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.12 जूल। एफिशिएंसी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी 1 माइनस T2 by T1। The Fahrenheit and Celsius scale of temperature coincide at -40 होता है। The volume of the gas at constant pressure become the volume of a gas
एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम जीरो एट -273, ठीक है। वो जब वॉल्यूम कितना होता है जीरो, तो टेम्परेचर कितना होता है गैस का, -273 होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ गैस परफेक्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस दैट विल प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस पे डेरिवेशन लिखिए जो कि रिड्यूस कर उसमें खत्म हो गई है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। The area of a Carnot cycle represents useful work। कार्नोट साइकिल का जो पीवी ग्राफ आता है हमारे पास, इसमें जो एरिया अंडर द कर्व आता है ये यूजफुल वर्क को बताता है, टेंटन। Two ends A and B of a rod at temperature -10 to 30, the heat will flow from दो एंड्स हैं रॉड ए और बी के, तो हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ जाएगी, और ये गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, तो -10 जो है वो ज़्यादा जो है वो माना जाएगा हीट अप, और -30 जो ज़्यादा ठंडा माना जाएगा। तो ट्रिकी सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। नेगेटिव में छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी मानी जाती है और बड़ी वैल्यू छोटी मानी जाती है। 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT के बराबर होता है फॉर्मूला। So the volume of a gas will mass without changing temperature. The volume of a gas of a given mass is doubled without changing its temperature. The pressure of a gas reduced to half of its initial value। अगली वाला किया भी था, मैं वही कह रहा हूँ। जब वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर अगेन सब आ जाएगा, हाफ हाफ पे जाता है, तो प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो प्रेशर का वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है, तो जो उसको डबल करें तो प्रेशर यहाँ पे हाफ हो जाएगा। बायोमेटालिक स्टेट जो है वो डिफरेंशियल एक्सपेंशन पे वर्क करती है। वो डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे लगे होते हैं, जैसे आयरन और ब्रास लगे हुए होंगे या ब्रास और स्टील लगे हुए होंगे, आयरन लगे होंगे, तो दोनों का इन एक्सपेंशन, ब्रास में हीट ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ज़्यादा हाई एक्सपेंशन उसका, और एज कम्पेयर टू आयरन it will always bend towards higher alpha। The area bounded by the astronomy and mathematics biographical process होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एरिया आता है टीवी का था, हीट इंजन में वो वर्किंग के बराबर होता है। एंट्रोपी has been called the area of disorder because entropy can never always constant increase। इसका आंसर ये है। Thermodynamic process in which change in the volume system is zero। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज जीरो हुआ है, तो वहाँ पे वर्क भी क्या होता है, जीरो हुआ, आइसोकॉरिक को बताते हैं। तो ये इसका आंसर है। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन।
दूसरा जो हमें टेस्ट यूज सकते हैं। Boyle's law holds good for an ideal gas process called isothermal. Boyle's law में temperature constant होता है, इसको हम इसको isothermal use कर सकते हैं। According to the second law of thermodynamics, 100% conversion in heat is not possible. कोई भी ऐसा इंजन है जो सारी की सारी फ्यूल को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कुछ ना कुछ उसका मैक्सिमम पार्ट उसको लॉस हो जाता है। इमीडिएट फ्लो into or out of the system, the process is called adiabatic, जिसमें कोई भी हीट एनर्जी ना इनटू होती है ना आउट ऑफ द सिस्टम में रहती है। The monoatomic capacity of polyatomic gases compared to the monatomic gases are greater. तो मोनो कैपेसिटी जो होती है वो पॉलीटॉनिक की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मोनो। जैसे अगर हम बात करें CV जो है वो थ्री बाई टू आर होता है, मोनो का उसका आता है 5/2 आर। मोनो में कम आता है और पॉली में ज़्यादा। Thermostat is a device which is used to keep temperature constant. Two steam engines A and B have their sources 600 and their sink is 300. And 200. They are equally efficient. A is more efficient than B and B is more efficient than A. दो स्टीम इंजन है जिनके जो हॉट रिजर्वायर जो है वो सेम है, लेकिन कोल्ड रिजर्वायर जो है एक का 300 है और एक का 200 है। तो जिसका 200 है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर 50 डिग्री सिंपल कन्वर्जन है, न्यूमेरिकल से करनी होगी आपको। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT होता है। ये बहुत आते हैं मुश्किल, लेकिन अपनी है कुछ है। In adiabatic process, adiabatic में internal energy of a gas, adiabatic expansion कह रहे हैं। तो adiabatic expansion में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, उसको देख लेते हैं ज़रा। तो adiabatic प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है, हीट एनर्जी अंदर एंटर नहीं होती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन गया, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी। तो ये तो जीरो आ गया, डेल्टा यू बराबर हो गया डेल्टा यू। अब अगर हम एक्सपेंशन करा रहे हैं, यानी कि गैस यहाँ पर है, T1 है गैस का टेम्परेचर। अब मैंने यहाँ से वजन हटा दिया, इसका प्रेशर कम कर दिया। 3 गेट्स थे, मैंने 3 से 2 कर दिया। गैस यहाँ पर आ गई और ये इंसुलेटर के ऊपर रखे हुए, हीट अंदर नहीं आ सकती। तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर ये इंटरनली एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो टेम्परेचर में कमी आ गई, तो किसमें कमी आ जाएगी, इसकी डेल्टा यू भी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे U1 ज़्यादा होगी, U2 कम हो जाएगी। तो डेल्टा यू के आगे आपके पास नेगेटिव आ गया है। जिसने वर्क यहाँ परफॉर्म किया वो किस बेस पर किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करके किया। सही, यहाँ जो वर्क आया है माइनस डेल्टा यू के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इंटरनल एनर्जियाँ डिक्रीज होती हैं। मैक्सिमम वर्क जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। एब्सोल्यूट जीरो माइनस 460 के बराबर है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल और ये 36 एक्सपोनेंट 5 जूल के बराबर होती है। थोड़ा सा आउट आ गया, एमसीक्यू नहीं होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जीज का हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम करते हैं तो इंटरनल एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT था। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स उसको एडियाबैटिक कहते हैं, अंडरलाइन हुआ हुआ है। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन, ये भी हो चुका है। द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज कॉल्ड हीट। इंटरनल एनर्जी को हम हीट भी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज हीट, ये भी रिपीट हो रहा है 2015 में। Kinetic energy per mole 3/2 RT. If the temperature of a cold body is decreased, अगर cold body decrease होगी तो कार्नोट इंजन की efficiency increase होगी। ये बात हम कर चुके हैं। A temperature at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपका सिंपल मैथमेटिकल कन्वर्जन है, इसको देख सकते हैं आप खुद करके। आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। जब भी एक्सपेंशन होता है तो डिसऑर्डर बढ़ता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एरिया enclosed by PV diagram is the useful work है। द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी हो चुका है, ग्रेटर देन 1 होता है। सीपी बाय सीवी का रेशियो आता है वो ग्रेटर देन आता है, सीपी स्मॉल होता है। ये कुछ है यहाँ पे। सीपी हमेशा ग्रेटर होता है सीवी से, तो सीपी बाय सीवी का रेशियो बेटा हमेशा ग्रेटर आएगा 1 से। Kinetic energy per mole 3/2 RT. Heat energy cannot be measured in Kelvin. Heat temperature ये थोड़ा सा आउट आ गया है, ये इसका नहीं। ये वैसे स्टेप नंबर 13 का है। रियोस्टेट का जो काम होता है यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी होता है। द एवरेज ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी अगेन 3/2 RT आ रहा है। A container is filled with a sample of an ideal gas at a pressure of 1.5 atmosphere. If the gas compress isothermally to 1/4 of its original volume, this new pressure will be, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको।
P1 V1 is equal to P2 V2 नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर, इसलिए फॉर्मूला लगाया। तो V2 जो है वो 4 ऑफ V1 हो चुका है, P1 आपको ये गिवन है, P2 आपको बताना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। P1 की जगह 1.5 आ जाएगा, V1 की जगह V1 रहेगा, और P2 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, P2 हो जाएगा V2 की जगह V1/4 आ गया। V1 से V1 खत्म, तो P2 is equal to 1.5 multiplied by 4, 6 आ गया। So class, so this is the end of the MCQs of chapter number 11. In the next class, we will discuss the MCQs of chapter number 11 MCQs का एंड हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 12 के MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।